रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अच्छा फरा, किसी भी काम का आगाज़, किसी चीज़ को हाथ लगाना है तो कैसे लगाना है, और हाथ लगाने के बाद जो है हमने क्या करना है कोरोना के हालात में? हाथ तो कोशिश करिए नहीं लगाना। आपने पता है यहाँ पे जब मैं ऑफिस में भी एंटर हो रही होती हूँ, हालांकि इतना ख्याल रखा जाता है हर एक चीज़ का, उसके बावजूद मैं कोहनी से दरवाज़ा खोलती हूँ। बिल्कुल करना भी ऐसा चाहिए, इसलिए कि मुझे लगता है कि हाथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टच ना करें। अगर आपको लगता है आप बार बार हाथों को धो नहीं सकते, और पागल भी लग रहे होंगे आप शायद, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आपको ना कोई वो डिसऑर्डर हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है जिसमें आप बार बार इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एहतियात या ज़्यादा ख्याल करते, लेकिन करना चाहिए और करना पड़ता है अगर आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक और बिल्कुल ऐसे ही करना और उसके बाद में उसके बाद में अब देखें क्या है, ये सैनिटाइजर हमारे पास मौजूद है। हमारी टीम जब थोड़ी देर के सफाई यहाँ पर हो जाती है, वो बड़े बेहतरीन तरीके से इसको सैनिटाइज करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने तो अपनी एहतियात करनी ही करनी है, तो उसके लिए सैनिटाइज ज़रूर करें हाथों को। और ये हाथ फिर भी किसी को नहीं लगाने के अब तो मैंने सैनिटाइज कर लिया तो अब मेरे से हाथ मिला लो, तो खैर ऐसा नहीं करना। और जो करना है वो हमने आपको बता दिया, हाथ बार बार धोते रहें, क्योंकि अब फिर से वही हालात वापस आ चुके हैं। ज़रूरत जो है उसी चीज़ की है, उसी काम की है, उसी तौर तरीके की है जो हम पहले गर्मियों में अपना चुके हैं। बल्कि अब तो एक जोक चल रहा था ना, उसमें ये था कि आप इसको भी हाथ मुंह को भी अब हाथ नहीं लगा सकते। जैसे पहले आप आराम से टच कर लेते थे, तो अब आपने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा टच नहीं करना वो आँखें, नाक और मुँह है। बिल्कुल। वैसे तो कान भी बंद रखने चाहिए लेकिन ये कि इन चीज़ों पर भी तो खास तौर पर चेक रखना है कि इनको टच नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। स्टे सेफ। वफाकी काबीना का इजलास, कोरोना वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस करने की मंजूरी। वैक्सीन फराहमी के लिए 7 कंपनियां शॉर्टलिस्ट। अगले साल की पहली सहमाही में वैक्सीन की दरामद मुमकिन है। पहले मरहले पर वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी। रवां साल नवंबर में पाकिस्तान की बरामदात 7% इजाफे के साथ $2 अरब से ज़्यादा हुई। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद बरामदात बढ़ना खुशाइंद है। हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मज़ीद इनकलाबी इकदाम कर रही है। 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी भी इसी हफ्ते मुतवक्के है। रिमोट कंट्रोल छोटे तैयारे बनाने में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के होनहार तलबा पर मुश्तमिल टीम दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। तैयारा साजी के आलमी मुकाबले IDBFC में वाहिद पाकिस्तानी नुमाइंदा टीम गुज़िश्ता बरस एशिया की 25 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल कर चुकी है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में ये होनहार तलबा खास मेहमान होंगे। अब आगे बढ़ेंगे और जो असल इशू पूरी दुनिया का इस वक्त उसकी बात करेंगे। अवाम की लापरवाही ने तबाही का रास्ता खोल दिया और कोरोना वायरस 24 घंटे में 75 जाने ले गया है। 75 हर रोज जो है इस नंबर में इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कल हमने जो बताया था वो तकरीबन 65 था। 67 आज हम 75 बता रहे हैं। यानी हर गुजरते दिन के, और ये 10 लोग नहीं है, ये 10 खानदान है। ये इन 10 में से किसी भी वक्त खुदा न खास्ता हम आप भी हो सकते हैं अगर यही लापरवाही का आलम जो है जारी रहा। 2829 नए केसेस भी रिपोर्ट हो गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% हो चुकी है। पेशावर में शरह 19.58% रिकॉर्ड। ये कितनी ज़्यादा है। और अभी ये जो हम आपको केसेस बता रहे हैं, रोज़ाना हम रिपोर्ट करते हैं, जो हलाकतें हो रही हैं, जो लोग इंतकाल कर रहे हैं, वो 4 माह की बुलंद तरीन सतह होती जा रही है। कल हमने बताया था कि ये 4 माह की बुलंद तरीन सतह है और आज हम बता रहे हैं कि आज बुलंद तरीन सतह है, यानी कि केसेस और अमवात बढ़ रही हैं। एहतियात कीजिए। केसेस बढ़ने की बड़ी वजह यह है कि अवाम कोरोना की दूसरी लहर को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रही और WHO ये कह रहा है कि कहीं पर तीसरी लहर और कहीं पर तो चौथी लहर भी आएगी। हाँ, और
ये जो है लापरवाही, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि लापरवाही जो है ये मुसलसल रिफ्लेक्ट कर रही है हम सब के रवैयों में। भले मार्केट में चले जाएं हमें वहाँ पे नहीं नज़र आता, भले हम शादी ब्याह की तकरीबात पे चले जाएं हमें वहाँ पर नहीं नज़र आता कोई भी SOPs फॉलो करता हुआ। और जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हम अपना हाथ, नाक, मुँह जो है ना बहुत ज़्यादा छू रहे हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी ज़रिए से वायरस कितनी तेज़ी से मुंतकिल हो जाता है। दूसरी मुसीबत ये है कि इस दफ़ा सर्दियों का मौसम है, ठंड है, और अगर आप ज़रा से भी, कुछ लोग वैसे ही जो है उनको चेंज ऑफ वेदर में फ्लू होता ही होता है, और नज़ला ज़ुकाम फ्लू जो है उनकी अलामात इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं कोविड से कि मुश्किल हो जाता है दोनों में समझना और फ़र्क करना कि क्या आपको फ्लू हुआ है या फिर खुदा न खासा आप कोविड का शिकार हो चुके हैं। तो अगर आपकी नाक बह रही है, गले में खराश है या आंखों में खारिश हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड-19 है, लेकिन आपको खुश खांसी है, थकावट है, बुखार का सामना है तो फिर ज़रूर कोविड का शक किया जा सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि समझ नहीं आती है, कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी तो होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है कि अब ये क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो माहिरीन ही बता सकते हैं कि सर्दियों के अंदर हमें कितनी एहतियात करनी है। गर्मियों में इतना ज़्यादा ये मसला नहीं था कि फ्लू नहीं इतना हो रहा था, गले की बीमारियाँ अगर कुछ हो रहा था तो समझ आ रही थी कि अच्छा ये कोविड ही होगा। आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर से बातचीत करेंगे जो एडवांस एंडोस्कोपिक और लेज़र ENT सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। फरमाइएगा ये कोविड-19 और नज़ला ज़ुकाम फ्लू, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि इनकी अलामात मिलती जुलती हैं, तो क्या वाकई मिलती जुलती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जो ये सारी जो कोविड और फ्लू और एलर्जी की जो सिम्टम्स हैं, जिसमें नाक का बंद होना, आँखों में खारिश होना, इसकी 3-4 फैक्टर्स हैं। एक आपकी एलर्जिक फैक्टर है जिसमें आपको बुखार नहीं होता, कोविड में आपको बुखार होता है। इन्फेक्टिव फैक्टर है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको फीवर कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कोविड है, इन्फ्लुएंज़ा है, पैरा इन्फ्लुएंज़ा है, तो इस सीज़न में ये बहुत हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर एलर्जी के साथ कपल हो जाए तो उसमें भी आपको बुखार होता है। सो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं उसमें हम लोग जो उसको हम लोग सर्जरी के थ्रू सही कर सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरी है और बलून साइनोप्लास्टी है। तो कोविड की जो सिम्टमेटोलॉजी है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी सिम्टम्स हैं आपको अपना जो है टेम्परेचर चेक करना चाहिए थर्मामीटर से जी। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी जो बुखार होता है वो 100 to 102 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 103-104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का बुखार होगा और उसकी अलामात डिफरेंट होंगी। तो और इस बार जो कोविड की सेकंड वेव है, लाहौर, पिंडी, सरगोदा जो है हाईली अफेक्टेड एरियाज़ हैं जी। कल की मैं फिगर्स जो देख रहा था, लाहौर में हमारी जो 5% से ऊपर मोर्टालिटी रेट है, अगर डेली अगर आप उसको देखें न्यू केसेस टू मोर्टालिटी रेशो जो है बहुत बढ़ रहा है, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब हम एहतियात तो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसी क्या वजह है? आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप ज़्यादा करीब से लोगों को देख रहे होते हैं, वजह क्या है? हम इस वक्त संजीदा क्यों नहीं ले रहे हैं? और सर्दियों के अंदर ये कितना बड़ा मसला जो है डॉक्टर्स को और जो पैरामेडिक्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा कि लोग जुकाम समझकर आपके पास आ जाएंगे लेकिन वो होंगे कोरोना पेशेंट्स। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं ऑन अ डेली बेसिस जो फीवर और राइनाइटिस की वजह से पैनिक होके भी आते हैं, कुछ एलर्जी की वजह से भी आते हैं। और जो उसमें जो डेंजर है कि वो क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए, जिसमें एक फिनोमेना है पेंडेमिक, आपको कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों एक साथ हो जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो हम लोग, हमारा जो माइंड सेट है फर्स्ट वेव की तरफ है। इन द फर्स्ट वेव वी हैड जो हमारा इन्फेक्शन की लेथैलिटी थी कोविड की बहुत कम थी। सेकेंड वेव में ज़रा लीथल इन्फेक्शन आया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल जो रीस्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इस बार जो है डिफरेंट स्ट्रेन है वायरस का। हमें कोविड की डिफरेंट इकसाम होती हैं, कुछ लीथल होती हैं या जानलेवा हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। और अभी जो है ये ज़रा जानलेवा
साबित होने का खदशा है, अभी हुआ नहीं है, खदशा है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि अगर हम लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लें तो लाइक वेयरिंग अ फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग दोनों आपको एट द सेम टाइम करने पड़ेंगे कि आप फेस मास्क ही पहने और 6 फुट का फासला मेंटेन करें, फिर आपका जो है कोविड से बचाव के इम्कानात हैं जो हम लोग कर रहे हैं कुछ हद तक नहीं कर रहे मार्केट्स में, और इन सारी चीज़ों में ज़रा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और हमारा फरमाइएगा, ये कब व्हेन टू रिपोर्ट टू डॉक्टर, ये कोविड की इब्तदाई अलामात कौन सी होती हैं कि जिनसे हमें पता चल जाए कि ओहो अब हमें अपना टेस्ट करवा लेना है, और उस टेस्ट करवाने के बाद भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या फौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाना है या उस वक्त जाना है जब कोई ऐसी अलामत जाहिर हो? ये डॉक्टर को फ़ोन करना है, डॉक्टर के पास चले जाना भी क्या मुनासिब है? सही बात है जी। दीज आर ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसी अलामात हैं तो यू शुड और आपको लग रहा है आप पहले घर पे बैठे हुए अपना टेम्परेचर चेक करें थर्मामीटर से। अगर आपको नज़ला रहता है, नाक बंद रहती है, आँखों में ख़ारिश होती है, अगर ये ये एक कोई नई चीज़ नहीं है तो आप टेम्परेचर चेक करें। अगर नॉर्मल है परेशान ना हो, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आप अपने मौलिद से रुजू करें, और अगर वो जो हिदायत दे कि आप सेल्फ टेस्ट कराएं, अगर वो सेल्फ टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप फ़ोन पे ही बग़ैर हॉस्पिटल जाए सेल्फ आइसोलेट करते हैं। उसमें आपको ख्याल रखना है कि आपको कोई सीवियर सिम्टम जिस तरह सांस लेने की बंदिश, ब्रेथलेसनेस, खांसी और सीवियर बुखार जो 2-3 दिन में ना उतरे, देन यू नीड टू गेट एडमिटेड, बिकॉज ये जो है ज़रा जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। माइंड यू कि हमारा जो वैक्सीन है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। हमें डेट अनाउंस नहीं हुई है कि वैक्सीन कब है, मगर ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाएगा, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एल्डरली पीपल को हम लोग पहले कर लेंगे, क्योंकि कोविड की जितनी भी रिलेटेड डेथ्स है वो एल्डरली पॉपुलेशन में है। यंग पॉपुलेशन फिर भी जो है बच के निकल आती है। तो वी जस्ट हैव टू वेट and be very socially responsible। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सैचुरेशन लेवल एक और अहम चीज़ है इस कोरोना के अंदर। कहा यह जाता है कि सैचुरेशन लेवल अक्सर गिर जाता है और मरीज़ को पता ही नहीं चल रहा होता। जब वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक होता है या वो अचानक से बेहोश हो सकता है। तो वो सैचुरेशन लेवल के लिए क्या करना है, और इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दें। ऑक्सीजन लेवल कहा जाए, इसको क्या कहा जाए? जी, ऑक्सीजन लेवल के आपके खून में ऑक्सीजन कितना जज्ब हुआ है। अगर ये 100% है, नॉर्मली ये 100% तक नॉर्मल लोगों में रहता है, ठीक है। तो अगर ये 100% है या 95% से ऊपर है तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये 95% से नीचे जा रहा है, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, एक डिवाइस होती है, आप उंगली पे लगाते हैं, आपको बता देता है। आजकल हाईटेक फ़ोन्स में भी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर्स आते हैं, वो आपको बता देंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको फ़ौरन उस पर करें, मौलिद से रुजू करें, क्योंकि ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार लीथल वेव आई है। तो वी नीड टू एक्ट मोर अकॉर्डिंगली कि सिंपल सेल्फ आइसोलेशन मे बी स्लाइटली मोर रिस्की। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैफुल अमीर साहब। कोरोना से अभी डरना नहीं है, अब लड़ना है, उसका मुकाबला करना है। वफाकी काबीना ने वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 15 करोड़ डॉलर जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है, और उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन फराहमी के लिए 7 कंपनियों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2021 की पहली सहमाही में कोरोना वैक्सीन की दरामद मुमकिन हो सकती है। उनका कहना था कि वैक्सीन के हसूल के दौरान शफाफ तरीक़ाकार को मुमकिन बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की दरख्वास्त की थी, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ऐसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान कब तक कोरोना वैक्सीन हासिल करने में कामयाब होगा, और सबसे पहले जो वैक्सीन है वो किन अफराद को जो है दी जाएगी, उनको लगाई जाएगी, पहली प्रायोरिटी कौन होंगे?
जी देखें, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी वैक्सीन के फाइनल ट्रायल्स में हैं और अब उनको अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। उम्मीद है कि दिसंबर में 2 कंपनीज जो हैं वो फाइनल अप्रूवल लेके तो उसकी फिर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। अभी प्रोडक्शन तो किसी कंपनी ने शुरू नहीं की, अभी वो लोग अपने अपने अप्रूवल्स के इंतज़ार में हैं और अपने ट्रायल्स मुकम्मल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चाइनीज़ वैक्सीन भी, जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में भी जारी हैं इस वक्त, वो भी तकरीबन फाइनल मराहिल में हैं। तो वो चाइनीज़ वैक्सीन के जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं और चाइना सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, उनका जैसे ही अप्रूवल आएगा तो वो चाइनीज़ वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। मगर ये सारा प्रोसीजर जो है ये प्रॉब्ली 2021 के सेकेंड क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वैक्सीन्स जो हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर प्रेफरेंस जो है डेफिनेटली वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी जो कि फ्रंट लाइन पे कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में हर वक्त वो एक्सपोज्ड होते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हेल्थ लाइन वर्कर्स की होगी, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा और नर्सेज होंगे। सेकेंड प्रेफरेंस में जो है वो हमारी फिर वो पॉपुलेशन होगी जो कि सीनियर सिटीजन्स में जिनका शुमार होता है और जो हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर उस एज ग्रुप को जो है उनके साथ कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखा ये गया है कि इन प्रॉब्लम्स के साथ जिन पेशेंट्स को कोरोना होता है उनमें मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन्स को दी जाएगी और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर तमाम आवाम के लिए जो है ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। और क्योंकि सारी पॉपुलेशन को लगाए बगैर हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, जब तक एक भी बंदा रह जाएगा पीछे ये वबा का चांस रहेगा, इसलिए हमने सबको कवर करना है और इंशाल्लाह सारी पॉपुलेशन। ठीक है डॉक्टर नौशीन साहबा, ये भी फरमा दीजिएगा, मैं जैसे पढ़ रही थी लिटरेचर इस बारे में और मैंने एक दिन शेयर भी किया था, कोई कैनेडी हैं वहाँ पे अमेरिका में जो बड़ा इसके बारे में एक र्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कंट्रोवर्सीज अजीब व गरीब तरह की सुनने में आ रही हैं। लेकिन हमारी ये जो चाइना से जो वैक्सीन तैयार हो रही है कितनी सेफ़ है, महफूज है, मतलब कितने इसमें कोई ख़तरा नहीं है, ये इसके मनफी असरात आने के कोई खदशात नहीं है, ये ट्रायल्स किस दर्जे सेफ़ हैं और जब ये आएगी इस मरहले में कि ये लगाई जा सके इंसानों को, तो कितनी महफूज होगी और कितनी अफोर्डेबल होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू शायद रहे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अफोर्डेबिलिटी की बात कर दूं कि ये इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये उसकी जिम्मेदारी है और वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेगी। उसकी कॉस्ट जो भी आएगी वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी। इसलिए पब्लिक सेक्टर में तो जितनी ये वैक्सीन्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और जहाँ आप इसकी सेफ्टी है, जो कैंसिनो बायो वैक्सीन जिसके ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान में NIH के सुपरविजन में चल रहे हैं, वो उसके जो इनिशियल रिजल्ट्स अभी हमारे पास आए हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ अच्छी डेवलप हो रही हैं। और दूसरा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो सेफ्टी होती है, जिसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके डेंजर, उसके जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वैक्सीन के जज किए जाते हैं, वो बहुत मतलब कि सेफ़ उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। उसकी सेफ्टी मेजर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है और इंशाल्लाह उसके बहुत हौसला अफजा नताइज हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे ही वो 8000 वॉलंटियर्स जिनको ये वैक्सीन लगनी है उनका नंबर कंप्लीट होता है और इसके ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं, तो इसके फाइनल रिजल्ट्स मुरतब होने के बाद फिर इसको ड्रैप से अप्रूव करवा के तो ये इंशाल्लाह लगनी शुरू हो जाएगी। और 2021 के मिडिल तक या फर्स्ट क्वार्टर का एंड या सेकेंड क्वार्टर के बिगनिंग में हमें उम्मीद है कि हम इसको पॉपुलेशन तक पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ वैक्सीन्स के लिए, ये बार बार लगानी पड़ेगी, कितने अरसे बाद दोबारा लगानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के पास जो वैक्सीन आ रही है, जो पाकिस्तान जो मुआहदे करने जा रहा है, उस वैक्सीन के हवाले से अभी तक कुछ तयन हो सका है? साल में एक बार लगेगी, 2 बार लगेगी, ज़िंदगी में एक बार लगेगी? देखें जी, अभी ये चूँकि पहली दफ़ा ये वैक्सीन दुनिया में बन रही है और अभी इसके रिस्पांस के ज़ाहिर ये वैक्सीन जब लगती है तो ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। बिल्कुल उसी तरह जब कोई बंदा इफ़ेक्ट होता है कोरोना से तो बॉडी में जब वो रिकवर कर जाता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि फिर आइंदा उसको बचाती हैं। मगर अभी तक ये डिटर्मिन नहीं हो सका कि ये एंटीबॉडीज़ कितनी देर लास्ट करती हैं। कुछ लोग इसको 5 से 6 महीने कह रहे हैं, क्योंकि हमें री इन्फेक्शन के केसेस भी मिल रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये एंटीबॉडीज़ शायद बहुत ज़्यादा लास्ट
लास्टिंग नहीं है। और अभी तक जो एक रफ अंदाज़ा है, अभी कंफर्म्ड हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह रहे हैं कि शायद हमें हर साल ये वैक्सीन लगानी पड़े, और कुछ का अंदाज़ा है कि हो सकता है कि साल में 2 दफ़ा भी लगानी पड़े। पर ये सारी बातें अभी मैं समझती हूँ कि बहुत अर्ली हैं, हम इनके बारे में हतमी राय नहीं बना सकते जब तक इसकी वैक्सीन लगनी नहीं शुरू होगी और फिर उसका फॉलोअप्स और उसके टेस्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर बहरहाल अभी तक कोरोना री इन्फेक्शन केसेस कुछ रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे पता ये चल रहा है कि शायद ये एंटीबॉडीज जो हैं ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, आपने हमें आगाह किया। और ये वाकई क्योंकि इस वायरस के बारे में भी दीगर फ्लू के वायरसेस के तरह कहा जाता है ना कि म्यूटेट करता है, और जो भी चीज़ म्यूटेट कर रही होती है फिर पिछली जो वैक्सीन है वो हो सकता है कि उसके ऊपर हो सकता है कि इनफेक्टिव हो जाए। जैसे फ्लू के जो शॉट्स लगते हैं या फ्लू की जो वैक्सीन लगती है ना हमजा, वो हर साल नया वो वायरस होता है और नई एक वैक्सीन अपनी हैत तब्दील करता रहता है, अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, इसलिए बार बार ये जो है लगानी पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा वैक्सीन आ जाए लगवा लीजिएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अगर एक शख्स भी कोताही करेगा तो फिर आपके मुल्क के अंदर पोलियो की तरह ऐसे ही ये वायरस भी मौजूद है और वायरस भी मौजूद है। और अच्छी बात ये जो हमने बात की थी ना लास्ट टाइम जब हेल्थ जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो हमें बताया था, उन्होंने कहा था इसके ऊपर जो लिपिड की वो जो हमें कांटेदार एक लेयर नज़र आती है ना, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से, उसे टारगेट करती है कि वो कनेक्ट ही ना हो सके वो वायरस इंसान के जिस्म के साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वो कहते हैं ना वेलकम बैक कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो ये ऐसा नमूना हमें बार बार देखने को मिलता रहता है। वेरी प्राउडली वी आर शेयरिंग दिस स्टोरी कि ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के होनहार तलबा दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इदारे की ये टीम है और इसका नाम है इन्विक्टस। पहले तो मैंने ये भी इनसे पूछना है कि ये नाम इन्होंने क्या सोच के रखा है कि बिजली से चलने वाली ये रिमोट कंट्रोल तैयारे डिज़ाइन और तैयार करती है ये टीम। और जीकी के ये तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो गुज़श्ता 10 बरसों से अमेरिका में होने वाले तैयारा साजी के मुकाबले IDBFC में पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदा हैं और जीत भी रहे हैं वहाँ पे। और इस टीम ने गुज़श्ता बरस एशिया भर की 25 टीमों में से दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इस साल इवेंट की पहले तजवीज़ी मरहले में टीम इन्वेक्टस ने दुनिया भर की 115 टीमों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। याद रहे कि तैयारा साजी के मुकाबले में दुनिया भर की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा शरीक होते हैं, मगर सख्त मुकाबले की इस फिजा में ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट के होनहार तलबा किसी से पीछे नहीं रहे। और इन्होंने हमेशा नुमाया पोजीशन हासिल करके दुनिया को ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान का रोशन चेहरा भी दिखाया है और ये बताया है कि वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान टैलेंट की दौलत से माला माल है। अब स्टूडेंट्स के बाद कितने को वसाइल होते हैं, लेकिन वो देखें कितना बेहतरीन और यूनिवर्सिटी के माहौल भी हमारी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी बात की जाती है ना, इनोवेशन के ऊपर, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर। सो ये कि पाकिस्तान में लोग भी रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह भी हैं, उस पर काम भी करते हैं। हुज़ैफ़ा हमारे साथ हैं जो कि मार्केटिंग देखते हैं, हुज़ैफ़ा अंसारी हेड ऑफ डिज़ाइन भी हैं, उनके साथ सैयदा फ़ातिमा हैं और हम वेलकम कहेंगे इन लोगों को। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से बात करेंगे। सामने हम देख रहे हैं कि जहाज़ भी जो है ना वो मौजूद है। तो हुज़ैफ़ा और फ़ातिमा अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि ये टीम का नाम किसने सोच के रखा था, क्या सोच के रखा था और इतना मुश्किल क्यों रखा था? जी वालेकुम सलाम। इन्विक्टस टीम इन्विक्टस जो है वो एक लेगेसी है 10 साल की। जी ये 2011 में बनी थी, तो हमारे फाउंडर्स ने ये नाम रखा था और तब से हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं। जी वाह, तो 12 से आप कह रहे हैं 11 से ये सिलसिला जो चलना शुरू हुआ, मुसलसल आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मुकाबलों में और मुसलसल ये एजाज़ हासिल कर रहे हैं। इस साल हमारा 10th ईयर होएगा। ये 10th ईयर माशाल्लाह। तो इसका मतलब सीनियर्स से ये लेगेसी आप ले रहे हैं। टीचर्स भी चेंज होते रहे हैं इस दौरान में क्या, या वही टीचर्स हैं जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स को? और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइएगा, ये क्या होता है? ये जो जहाज़ आपके सामने है ये कौन सा जहाज़ है और ये मुकाबला क्या होता है? जी तो टीचर्स का ये होता है कि हमारा जो टीम होती है उसकी एक हायरार्की होती है
उसमें एक टीम एडवाइज़र होता है जो कि फैकल्टी मेंबर होता है और वो लीडिंग फैकल्टी मेंबर होते हैं। और फिर हमारी टीम में टीम कैप्टन होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं कि इस साल फर्स्ट फीमेल कैप्टन टीम इन्विक्टस की आई हैं। और फिर टीम मैनेजर होते हैं और फिर टीम की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त 7 डोमेन्स रनिंग है। और इस दफ़ा हमने एक नई डेटा एनालिसिस की भी डोमेन लॉन्च की है, क्योंकि एआई का जिस तरह इतना जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है बढ़ रहा है। जी, तो हम लोग प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स का सारा डेटा कलेक्ट करके फ्यूचर रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास सारे फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सबको इनकरेज करते हैं कि सब अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकें और टीम में सब मिलके कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ठीक है। फातिमा, साल में कितने मुकाबले होते हैं जिसमें ये टीम पार्टिसिपेट करती है? कितने मुकाबले ये टीम जीत चुकी है? थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। साल में फ़िलहाल तो हम लोग एक ही कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, जो कि आया की तरफ से होता है। आया इज़ द सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि अमेरिका में बेस्ड है। तो उसका IDBF कंपटीशन होता है हर साल। उसके 2 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपने पहले भी कहा था। तो हम लोग पहले स्टेज के रिज़ल्ट्स आए हैं अभी, और सेकंड स्टेज अप्रैल में होती है, जिसमें हम फिज़िकली प्लेन उड़ाते हैं। तो अभी तक तो हम 10 दफ़ा कंपटीशन में पार्ट ले चुके हैं। लास्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था जिसमें हम एशिया में सेकंड आए थे, और हमारा 13th बेस्ट स्कोर था लास्ट ईयर। इस ईयर हम फर्स्ट स्टेज में माशाल्लाह सेकंड आए हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो है ना बगैर पायलट के तैयारे जो जिन्हें कहते हैं, मुझे मालूम अभी वो है ड्रोन्स जिसे कहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव मानी जा रही है। मतलब तुर्की के ड्रोन्स जो हैं उसके बारे में पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि उन्होंने इतनी एक्वायर कर लिया स्केल इस फील्ड में। इसी तरह से प्रिसीजन मिसाइल, गाइडेड मिसाइल जो हैं ईरान के, आप देखें उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया, प्रिसीजन के साथ जो अटैक करने की एबिलिटी रखते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो लॉबिंग कर रही है उनके खिलाफ। आप क्या समझते हैं, आपकी ये जो सारी प्रोग्रेस है ये भी उसमें गिनी जाएगी, या ये एविएशन के एरोनॉटिकल्स के रेगुलर जो कुछ जहाज़ के मराहिल हैं उसमें है? नहीं, देखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई हमारे अगेंस्ट लॉबिंग करे। हम एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान का प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा कंपटीशन होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवर 115 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें से बहुत नामवर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि MIT हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, और हांगकॉन्ग की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की भी काफ़ी। इंडिया की मैं आपको बताऊं फातिमा, इंडिया की जो है वो तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और वो फ्लाई ऑफ जो होता है US में, उसमें वो करते ये हैं कि इंडिया की टीम को हमारे बराबर में ही खड़ा कर देते हैं। तो एक अलग जज्बा होता है उसमें ना। अच्छा। तो लास्ट ईयर 4 टीम्स थी इंडिया की। जी, लास्ट ईयर 4 टीम्स थी इंडिया की, जिनको हमने सरपास किया है रिजल्ट्स में। अच्छा, ये वैसे ही होता है जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है, हॉकी मैच हो रहा होता है, तो जज्बात होते हैं पाकिस्तान भारत के, वैसे ही जज्बात बिल्कुल होते हैं। और रिजल्ट्स क्या आते हैं, डोंट से कि भारत हमसे आगे निकल जाता है। नहीं, उन्होंने कह दिया कि नहीं निकला। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत को हमने सरपास किया है लास्ट ईयर्स में। 4 टीम्स थी उनकी, और चारों से हमारे स्कोर्स आगे थे। तो हम मैदान में तो हम ही जीतते हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? अगर 10 साल से आप लोगों ने इस लेगेसी को मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह, तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए कि वो भी कंट्रीब्यूट करें या पार्टिसिपेट करें इस तरह के इवेंट्स में। क्या फ़र्क पड़ता है एक सिंपल डिग्री लेने में और इस तरह से आप लोगों के इस तरह के मुकाबलों में जाने से, और वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ये। जी बिल्कुल। तो देखें, इस तरह होता है कि हमें जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की बहुत सपोर्ट है, GIK इंस्टीट्यूट का, इसमें बहुत बैकिंग होती है। और जिस तरह जहाज़ के जो फ़ंड्स होते हैं उसमें भी हमारी फ़ंडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट से भी आती है, और बाकी जो है वो हम ख़ुद अप्रोच करते हैं स्पॉन्सर्स को। और दूसरी बात ये, जो जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि फ़्यूचर का क्या प्लान है, तो फ्यूचर का हमारा ये प्लान है कि जिस तरह आपने पूछा था कि कितने कॉम्पिटिशन्स हैं, तो अभी एट द मोमेंट हम US में ही एक कंपटीशन है जिसमें हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम एक कंपटीशन UK में भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और दूसरी बात ये कि जो फ्यूचर ऑफ द टीम है
उसमें हमारा एक बहुत रिगरस प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, कि जिस तरह ये इंडक्ट हुई, मैं इंडक्ट हुआ, इसी तरह हमारे साथ 2 और लोग इंडक्ट हुए हैं जो कि फ्रेशमैन थे लास्ट ईयर। और अब हम आगे आने वाले जो बैचेस हैं GIK में जो फ्रेशमैन होंगे उनको भी हम इंडक्ट करते हैं। बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, उसमें हम पहले तो एक रिटन टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का, ताकि हम जज कर सकें कि स्टूडेंट के पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है। उसमें से सिर्फ टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंटरव्यू कॉल्स देते हैं, और वो एक जो इंटरव्यू होता है वो एक पैनल होता है इंटरव्यू का जो पूरा इंटरव्यू लेता है। तो काफ़ी जो है वो यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पहले तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतना सख्त कंपटीशन, इतनी मुश्किल से जीके पहुंचो, फिर इन्विक्टस में जाना है तो फिर आप जो है ना इसी काम में जुड़ गए। अच्छा हमजा, एक थोड़ी सी चीज़ मुझे फातिमा को देख के भी अच्छा लग रहा है। फातिमा ये सिर्फ मतलब उन्होंने जेंडर बैलेंस करने के लिए टीम में ख़वातीन भी डाली हैं, या मतलब अपना ये जैसे बता रहे हो ज़ैफ़ा के इतना मेरिट कंपटीशन के बाद आप यहाँ तक पहुँची, क्योंकि ख़वातीन को कहा जाता है यूजुअली इतनी टेक फ्रेंडली नहीं होती, वो उन्हें ज़रा मुश्किल से समझ आती है डेलिकेसीज इन चीज़ों की, बट यू आर माशाल्लाह हेड ऑफ डिज़ाइन, सो इसके बारे में भी हमें बताइएगा। जी हमारी एक तो कैप्टन ही गर्ल हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड बात है कि हमारी फ़र्स्ट गर्ल कैप्टन बनी। बाकी ये है कि एक तो रिमोट एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास गर्ल्स की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन आते तो मेरिट के हिसाब से हैं, क्योंकि टीम में इस वक्त सिर्फ 3 गर्ल्स हैं तीनों बैचेस में से। तो मेरिट के हिसाब से आते हैं, मतलब लड़की होने पे नहीं आपको कोई एज दिया जाता, हम बहुत मेरिट पे लेके आते हैं। नहीं जी उज़ैफ़ा कुछ प्रमोट कर रहे हैं, और काम भी इक्वली करना पड़ता है, कोई फ्री हैंड तो नहीं मिलता। बिल्कुल सही जी, मैं यही कह रहा था कि हम बहुत प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेल डोमिनेंस टीम में नहीं है। ये माशाल्लाह से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जिस तरह टेक्निकल नॉलेज की बात करनी थी, तो इस वक्त मैं बता सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कि टीम में काफ़ी लड़कों से ज़्यादा नॉलेज फातिमा की है उस सॉफ्टवेयर को चलाने की। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, और इन्होंने काफ़ी कैड जो डिज़ाइंस होते हैं वो इस दफ़ा के साल के पूरे फातिमा ने। अभी जब ये इंटरव्यू खत्म होगा ना, काफ़ी मैंने लर्न किया है, मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी सिखाया है, और ये सब सॉफ्टवेयर्स पे अब मुझे काफ़ी कमांड आ गई है। बिल्कुल, वेरी गुड फातिमा। अभी जैसे इंटरव्यू खत्म होगा तो मुझे पूरा यकीन है फातिमा उज़ैफ़ा को कहेंगी ऐसे कभी आपने मेरी तारीफ़ मेरे सामने तो नहीं की है जो आज आप इधर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए, कराची स्टूडियोज़ हमारे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा, फातिमा। हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मैं तो ख़ास तौर पे बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए कि मैं जब अपने बच्चों से भी बात करती हूँ ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू सर्व द कंट्री, ये हैं वो डोमेन्स जहाँ पे कि आपको काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी ए गुड एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आपको एक केमिकल साइंटिस्ट, या फिर ये एविएशन। जैसे मैंने कहा हमजा, तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करके एक पूरी दुनिया को चौंकाया है। ईरान ने प्रिसीजन गाइडेड जो प्रिसीजन मिसाइल्स जो हैं उनके साथ पूरी दुनिया को हैरान किया। तो हम भी बहुत सारा कुछ कर भी रहे हैं, और इस तरह के जो नौजवान हैं, ये 10 साल से ये काम हो रहा है, और इसको जो है हमें सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हम सामने लेके आए हैं। इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है, और हम इस टैलेंट को हमेशा सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल जी। अब मैं ये डेलिबरेटली खामोश में हमजा यहाँ पे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि हमजा ने ना अब इसको बताना है। हम खाने की बात करने वाले हैं हमजा, और कहाँ जाएंगे हम खाना खाने? गुजरांवाला जाना चाहिए। गुजरांवाला जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से मशहूर है, और सुना है कि शहरी अपने दिन का आगाज़ गर्मा गर्म सिरी पाए खा के करते हैं। वैसे तो यहाँ पे लाहौर में भी मैंने सुना है कि पाए बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर पाए हैं, लेकिन गुजरांवाला के नाश्ते की क्या ही बात है। शहरी दूर दूर से इस नाश्ता पॉइंट पर सिरी पाए खाने के लिए आते हैं, और ठीक है देख लेते हैं, खा तो नहीं सकते हैं। ज़ुहैब रिजवी वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ुहैब बताइएगा, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला को खानों का मस्कन समझा जाता है पूरी दुनिया में। गुजरांवाला के जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के एक मशहूर सिरी पाए की दुकान पर, जो पिछले 60 साल से ज़ायद वक्त यहाँ पे सिरी पाए फ़रोख्त कर रहे हैं। उनका जायका इतना लजीज है कि यहाँ पे सिर्फ गुजरांवाला के शहरी नहीं बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पे शहरी जो है वो खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर खद, मग्ज़ और सिरी पाए यहाँ पे फ़रोख्त किए जाते हैं, क्योंकि ये जो दुकान है ये बिल्कुल GT रोड
रोड पर वाक़ है, तो ज़्यादातर लोग जो लाहौर से इस्लामाबाद विज़िट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर खड़े होकर ज़रूर जो है वो सीरी पाए का नाश्ता करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ का जो नाश्ता वो इतना लजीज है कि हमें दूर दूर से यहाँ पर आकर खाना पड़ता है। और अगर बात की जाए इसके साथ, तो अगर इसके साथ ठंडी ठार लस्सी हो जाए तो जो पाए हैं उनका मज़ा दोबाला हो जाता है। इस वजह से शहरी कहते हैं कि हम हर दफ़ा यहाँ से गुजरते हुए यहाँ का सीरी पाए ज़रूर टेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका, आप ये बेहतरीन नाश्ता हमें दिखा रहे थे। तो जोर किस पे दिखा रहे थे, लेकिन आपको सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर बनाएं हमजा। मैंने तो ना पिछले दिन अपने बच्चों को एक भेज कर मोटिवेट किया था, उसमें ये देखिए मैंने ये पोस्ट भी किया हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि मटन पाए जो हमने अभी आपको दिखाया है इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो रेयर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होते, जैसे आर्जिनिन होता है, इसमें ग्लूटामीन होता है, सिस्टीनिन होता है, और ये सब वो है जो कि हड्डियों की मजबूतियों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। सो बहुत मज़े के होते हैं, मैं तो यही कहूँगा, और एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे हम टॉप स्टोरीज पर। धुंध के दौरान एहतियात ज़रूरी, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। धुंध के दौरान ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की आगाही मुहिम जारी। पीडीएम को मुल्तान जलसा भारी पड़ गया, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ MPO 16 और साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और डेरा इस्माइल खान के मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान महसूद ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 27 स्टार जंप्स लगा डाले। गिनीज बुक ने उनका 38वां रिकॉर्ड तस्लीम करके तस्दीक ईमेल भी कर दी। बहुत अहम मामला है और ये फ़रा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आप सब के लिए, वैसे तो सब के लिए है, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए ये मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब चूँकि मौसम आ रहा है तो हमने ये ज़रूरी समझा कि ये बात होनी चाहिए। और जैसे मैंने ट्रैवल करना होता है हमजा, तो मैं तो हमेशा कुछ ट्रैवल एडवाइजरी पॉइंट्स है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक पे है, आप वहाँ पे जाके नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज के जो जिसे कहते हैं ट्रैवल अलर्ट्स, उनको ज़रूर देखें कि वहाँ पे वो क्या गाइड कर रहे हैं, कहाँ से खुला है, कहाँ से बंद है, कितना डेंस फॉग है, ट्रैवल एडवाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि मैंने ये हादसा देखे हैं। अक्सर आप जब आ रहे होते हैं रात के, और रात के वक्त ख़ास तौर पे हमजा, क्योंकि फॉग जो है होती ही रात के वक्त है, और जैसे जैसे रात गुजरती जाती है वो ज़्यादा होती जाती है। एक गाड़ी लगती है और फिर उसके बाद पीछे ट्रेल में गाड़ियाँ जो हैं वो हिट करती चली जाती हैं, और वो ऐसे खौफनाक हादसा होते हैं। हम वीडियोस भी अक्सर ऐसी देखते हैं और फिर हम गलती ये करते हैं कि रात को नहीं निकल सके, सवेरे निकल जाएंगे, तो वो जब सुबह निकलने की कोशिश करते हैं तब भी ये मामलात होते हैं। खैर, धुंध के दौरान रोड हादसात की रोकथाम के पेश नज़र नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अड्डाजात पब्लिक सर्विस गाड़ियों और रोड जो दूसरे यूनियंस हैं और जोन्स हैं उस पर आगाही मुहिम जो है इस वक्त जारी है। और आगाह किया जा रहा है लोगों को कि क्या टाइम होना चाहिए, कैसे आपने सफ़र करना है, और फिर जो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पर टोल प्लाजा पर और वहाँ पर बहस करते हैं तो वो तकरार जो हो रही होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। SSP मोटरवेज हमारे साथ हैं हशमत कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, ये जो हमने कहा इसमें मज़ीद क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही करना चाहिए? जी, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हमने ये, क्योंकि वेदर कंडीशंस इस तरह की आ रही हैं अभी आगे, ऑलरेडी विंटर इज़ इन, तो इसमें फॉग ज़्यादा हो जाया करती है और ये नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं इसमें फॉग काफ़ी ज़्यादा होती है जी। उसके लिहाज से हमने अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू की हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है जी कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है ट्रैवल करना तो ट्रैवल करना नहीं चाहिए। ट्रैवल के जो टाइमिंग्स हैं वो कोशिश करें कि सुबह 10 AM से मगरिब तक रखें। आजकल मगरिब 5 बजे हो जाती है, क्योंकि शाम के बाद फ़ौरन टेम्परेचर ज़्यादा डिप करता है तो फॉग ज़्यादा हो जाती है। इसमें एक हमारा एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला है जी, उसको कहते हैं फ्लावर फार्मूला। अच्छा, फूल। अच्छा, ये है कि फ्लावर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे हमने ये फार्मूला डिवाइस किया है।
उसमें ये कि जब आप ट्रैवल करने लगें तो फ्लावर फार्मूला ये है कि जी F इज़ फॉर फ्यूल, L इज़ फॉर लाइट्स, O इज़ फॉर ऑयल, W इज़ फॉर वाटर, E इज़ फॉर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड R इज़ फॉर रबर। तो ये आप चेक कर लें, फ्यूल ऑब्वियसली गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, लाइट्स गाड़ी की चल रही हों, और इसमें फॉग के हवाले से स्पेशली फॉग लाइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फ्रंट पे और बैक दोनों पे, क्योंकि इसमें फॉग में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रियर कोलिजन्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पीछे से गाड़ी की विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर वो ऑयल है, गाड़ी के ऑयल चेक कर लें जी। W वाटर में हमारा जो विंड स्क्रीन वॉशर जिसको हम वाइपर फ्लूइड कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक हो, फुल हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग है, और एयर कंडीशनिंग में डी फॉगर जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, डी फ्रॉस्टर, वो बहुत ज़रूरी है जी कि उसका इस्तेमाल हो। और आखिर में रबड़ है कि टायर ठीक हो। तो ये फार्मूला जो है ये एवरीडे ट्रैवल के लिए भी है और ये फॉग के लिए भी है। और इसमें हमारा जिस तरह आपने ऑलरेडी जिक्र भी किया, हमारा एक वेब पोर्टल भी है नेशनल हाईवेज़ एंड मोटर पुलिस का, उधर से आप चेक भी कर सकते हैं कि फॉग क्या कंडीशंस हैं। हमारी हेल्पलाइन है 130, उस पर भी कॉल करके ये पता कर सकती है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जी जो 130 पे कॉल्स हैं वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दे आर फ्री। एनीबडी हु डायल्स 130 ही और शी वोंट बी पेइंग एनी कॉस्ट फॉर दैट कॉल। घर से निकलने से पहले करनी है जी, ऑब्वियसली। बिल्कुल। अगला मेरा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है जी कि जब क्योंकि हम जब अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट यही होता है कि लोग ट्रैवल करने से पहले इंफॉर्मेशन ले लें। सही। और क्योंकि जब वो विदाउट इंफॉर्मेशन टोल बूथ्स के करीब पहुंचते हैं और जब हमारे SOPs के मुताबिक मोटरवे को हम शट कर चुके होते हैं, बंद कर चुके होते हैं, तो वो फिर बहुत आर्ग्यू करते हैं कि जी हम मैनेज कर सकते हैं, हम चले जाएंगे। क्योंकि फॉग के एक्सीडेंट्स की एक बड़ी डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, इसमें जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेल गेटिंग, मतलब कपल ऑफ कार्स की कोलिजन हो जाती है। और उसका ये है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक फॉग आ जाती है, तो उसमें ये कि आप गाड़ी की स्पीड बिल्कुल मिनिमम, जो फास्ट लेन गाड़ी है उसमें गाड़ी ना चलाएं, उससे आप स्लो लेन में आ जाएं। और अगर गाड़ी रोकनी पड़े तो बिल्कुल साइड पे रोकें, रोड के दरमियान में ना रोकें, लाइट्स ऑन रखें। इसमें एक बड़ा जो एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ज़रूरी, वो ये कि हाई बीम फॉग के दौरान इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो फिर नज़र ही कुछ नहीं आता, उसमें कुछ नज़र नहीं आता। और वो एक्चुअली फॉग के जो बेसिकली तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ज़मीन के करीब आ जाते हैं टेम्परेचर के कम होने की वजह से, ठंडी जिसको कहते हैं ठंड की वजह से, तो उससे आपको बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। उससे बेहतर ये कि आप लो बीम इस्तेमाल करें और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉग लाइट्स जो हैं वो बेसिकली उनका कलर येलोइश होता है, उसकी विजिबिलिटी रेंज ज़्यादा होती है वाइट लाइट से। ठीक है। और सेम जो रियर पे जिस तरह मैंने अर्ज़ किया जी कि पीछे गाड़ी की भी 2 फॉग लाइट्स होनी चाहिए, उसकी भी वजह यही है कि वो गाड़ी विजिबल हो जाती है पीछे से आने वालों को। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि जब आप गाड़ी चलाएं और तो अगली गाड़ी से डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखें। कितना डिस्टेंस रखा जाए? लेकिन जी इंटरनेशनल फार्मूला जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है जी 3 सेकेंड्स का। 3 सेकेंड इज़ एग्जैक्टली 81 मीटर्स कि जब आप ब्रेक लगाते हैं, बट दैट इज़ ऑन नॉर्मल स्पीड जो हमारी मोटरवे की होती है 120 किलोमीटर्स पे। लेकिन जब फॉग है तो ऑब्वियसली आपने स्पीड जो है स्लो करनी है, तो उसमें कम से कम आप एक गाड़ी की लेंथ का फासला रखें दूसरी गाड़ी से, ताकि अगर वो अचानक ब्रेक लगाती है तो आप उसमें कोलिजन ना हो, फर्दर कोई एक्सीडेंट ना हो। और फॉग में एक एलिमेंट और बड़ा ज़रूरी ये जी कि जब आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत कम हो, तो उसमें आप अपना शीशा जो ड्राइवर सीट का है वो नीचे कर लें थोड़ा सा। अच्छा। ताकि आप जो ट्रैफिक नॉइस है उससे आप जज कर सकें कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि जब विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, फॉग का जो है जी बेसिक जो सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है वो है विजिबिलिटी को ख़त्म करना। नज़र नहीं आ रहा होता जी। कुछ नज़र नहीं। तो फॉग का बेसिक प्रिंसिपल है जी सी एंड बी सीन। ठीक। कि आप वो करें जिससे तो हैज़र्ड लाइट्स जैसे ऑन कर लेते हैं हम, वो कर लेते हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं और जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किए हैं। हैज़र्ड लाइट्स के साथ आप फॉग लाइट्स भी ऑन कर लें। तो ये मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल। म्यूज़िक उस टाइम बंद कर दें। फिर आजकल एक और नया ट्रेंड आ गया जी कि ड्राइविंग करते हुए लोग खाते हैं। अच्छा। तो वो मैं समझ रहा था वीडियोस बनाते हैं जी, वो भी है।
लेकिन वो हाथ फिर ग्रीसी हो जाते हैं, स्टीयरिंग स्लिपरी हो जाता है, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, उससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एसएसपी साहब, एक और इशू है कि मैं लाहौर में रह रहा हूँ, तो मैंने देखा कि लाहौर में तो धुंध नहीं है, मैंने मोटरवे पे ट्रेवल करने के लिए मैं चल पड़ा हूँ, लेकिन मोटरवे अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि फलां से फलां मकाम तक के लिए बंद कर दी गई है, आगे जो है ना ऐसे बंद कर दी गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके शहर में धुंध नहीं भी है तब भी फ़ोन करके निकलना चाहिए? जी बिल्कुल, तभी फ़ोन करके निकलना चाहिए, क्योंकि ये धुंध होती है ज़्यादा ओपन एरियाज़ में, कैनाल्स के करीब, वाटर स्ट्रीम्स के करीब, और जो ओपन एरियाज़ होते हैं। तो मोटरवे, अगर आप यहाँ से जितनी मोटरवेज़ हैं हमारी, यहाँ से आप इस्लामाबाद ट्रैवल कर लें या यहाँ से आप मुल्तान की मोटरवे ट्रैवल कर लें या यहाँ से कोट अब्दुल हकीम, तो सारों में ओपन एरियाज़ हैं जी, उसमें फॉग जल्दी हो जाती है और थिक होती है, कंडेंस होती है। तो उसमें अगर आपके जिस जगह आप रह रहे हैं उधर अगर फॉग नहीं भी है, क्योंकि आपने ट्रैवल करना है और लॉन्ग ट्रैवल है, तो उसमें आप ज़रूर, जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया भी, कि उसमें आप हेल्पलाइन को कॉल कर लें, उसके वेब पोर्टल पे चेक कर लें। और जो आपने सेकंड चीज़ जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि जी मोटरवे के बीच में कोई सेक्शन होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि हम उन गाड़ियों को वहाँ से एग्ज़िट करा देते हैं। अच्छा। क्योंकि जो मोटरवे है जी, ये क्लोज्ड कैरेज वे का कॉन्सेप्ट है, तो इसके SOPs काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो वो फिर गाड़ियाँ जो हैं वो GT रोड के थ्रू बाकी अपना सफ़र कंटिन्यू करती हैं और वो ज्वाइन कर सकती हैं मोटरवे को, जहाँ से मोटरवे बाद में ओपन हो, जिधर के फॉग जिस जगह पे ना हो। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो तो 130 पे कॉल करें, और क्या चीज़ें हैं जो कि साथ होनी चाहिए एक ड्राइवर के जब वो ट्रैवल कर रहा हो जी? उसमें ये जी कि पहला जो आपका क्वेश्चन है जी, उसका आंसर यही है कि कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो तो जो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है 130, उस पर बिल्कुल कॉल करें जी, फ़ौरन इमीडिएटली। उसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए ड्राइवर के पास, उसमें उसके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जी, जो कि इस्तेमाल के लिए काम आ सकती है। उसके अलावा उसकी जो मैंने आपको फ्लावर फार्मूला बताया वो बहुत ज़रूरी है जी, एवरीडे लाइफ में भी वो आप आदत बना लें, और इट टेक्स जस्ट 2 to 3 minutes टू चेक ऑल दी थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। SSP साहब बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स तो होते हैं और लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है कि सड़क पे पहुंच जाते हैं, फिर पता लगता है कि सब कुछ बंद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे फरा, एक और अच्छी बात है जो हम शेयर करना चाह रहे हैं कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कौम को एक अच्छी खबर सुनाई है। कहते हैं कि रवा साल नवंबर में पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है, और उन्होंने ट्वीट किया है ये, और उसमें उन्होंने बताया कि इस माह बरामदात $2 अरब से ज़्यादा हुई। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में इस नवंबर बरामदात 7.2% बढ़ी। उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात बढ़ना खुशाइंद है, और उधर हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजीद इनकलाबी इकदाम करने की तैयारियां कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि हुकूमत 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी की इसी हफ्ते मंजूरी दे देगी, जिससे नई सरमायाकारी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी है, इसमें बरामदात का हदफ $20 अरब जो है वो मुख्तस किया जा रहा है, वो मुकर्रर किया जा रहा है, और पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तैयार की गई है, ये भी कहा जा रहा है। ये बड़ी, जिसे कहना चाहिए, मच अवेटेड टेक्सटाइल पॉलिसी थी। अभी ये जो एक बूम आया है दोबारा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, हमने आपके साथ शेयर भी किया, 92 न्यूज़ ने इस खबर को बहुत ज़्यादा शेयर किया कि मजदूर कम पड़ गए। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो नया बहुत सारा दिया गया है, बहुत से मराद दी गई हैं, या टेक्सटाइल पॉलिसी जो है उसको रिलैक्स किया गया है, ये भी बड़ा अच्छी तरह से इम्पैक्ट करेगा ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, लेकिन और बहुत से। लेकिन हमजा पता होता है क्या, हम बिजली की कीमत में कमी कर देते हैं, हम गैस की कीमत में कमी कर देते हैं फैक्ट्रीज को, लेकिन जो हमारा खाम माल है, वो जो कपास है, वो जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें चाहिए हैं फैब्रिक तैयार करने के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो हमें जब इम्पोर्ट करने पड़ जाते हैं तो बात तो वहीं आ जाती है। कितनी बुरी बात है कि हमें कपास मंगवानी पड़ जाती है, कपास मंगवानी पड़ रही है। ये वैसी रेटरिक है कि हम ज़राई मुल्क हैं और कपास की क्या पैदावार थी और अब हम मंगवा रहे हैं, और हमारे ये जो टेक्सटाइल वाले लोग थे ये रो रहे थे कि भाई हमारे पास कपास नहीं, ऑर्डर्स आ गए, धागा नहीं है, हम क्या करेंगे। ये एरियाज़ हैं जिन पे मुझे लगता है कि मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। हम बातचीत करेंगे इस हवाले से सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद से। गुड मॉर्निंग एहतशाम जावेद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि इस माह बरामदात $2 अरब से ज़्यादा बढ़ी हैं। बरामदात बढ़ने
बढ़ने की क्या वजूहात हैं, आप उन बता सकेंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले जिस तरह हमने पहले कहा कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत हम कंपेटिटिव हो चुके हैं रीजन के अंदर, तो हमें मज़ीद ऑर्डर्स मिले। एक तो स्मार्ट लॉकडाउन के समरात थे, दूसरा हमें एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, एक हमारे पास ड्राफ्ट सा छोटा सा मिला है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अनाउंस, हमें एक अलग बेंचमार्क जो हमारा हमेशा से रहा था कि कॉन्टीन्यूस लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए ताकि आपके इन्वेस्टर को, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ जाए। तो अभी वो एक टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट तकरीबन हो चुकी है, आखिरी मरहले में, किसी भी लम्हे वो वज़ीर आज़म साहब से अप्रूवल के बाद ECC के अंदर आ जाएगी। तो उसके अंदर जो उसकी कुछ सेलेंट फीचर्स हैं वो रियली अप्रिशिएटेबल हैं। अभी उसकी डिटेल्स तो नहीं मिली, लेकिन जो अभी हमने क्योंकि उसमें इनपुट ऑलरेडी भी सेंट आर इनपुट्स, तो उसके अंदर जो हमें महसूस हो रहा है कि उसमें ये चीज़ बड़ी डिस्कस की गई है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ कम की जाएंगी। कॉटन जो कि हमारी बेसिक रॉ मटेरियल है, उसकी इस दफ़ा 7 मिलियन बेल्स हैं, उसका टारगेट तकरीबन 20 मिलियन बेल्स का रख दिया गया है कि हमने वो अटेन करनी है। उसको ये रखने के लिए लाजमी तौर के ऊपर हमें किसान को सब्सिडाइज रेट देना पड़ेगा ताकि उसकी अट्रैक्टिव हो, वो कॉटन ज़्यादा काश्त करे। इसके साथ साथ हमें इस चीज़ की भी R&D करनी पड़ेगी कि जो कॉटन हम उगाएं उसका रेशा लंबा हो ताकि हम बेहतर थ्रेड बना सकें और बेहतर क्वालिटी बनाकर उसके अंदर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये चंद तजावीज़ हैं, और इससे सबसे अच्छा जो इसका सेलेंट फीचर है जी, वो एनर्जी की प्राइस 7.5 सेंट और $6.5 ये फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अभी इसको करने जा रहे हैं। तो अगर ये हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं कि 60s वाला बूम दोबारा मिल जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जो हदफ रखा जा रहा है बरामदात का, वो $20 अरब गालिबन रखा जा रहा है, अभी तक की तो खबरें यही हैं। क्या जो नई पॉलिसी आएगी टेक्सटाइल की, आप समझते हैं कि ये हदफ हम मुकम्मल कर पाएंगे? जी, जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वो 2025 तक का हदफ 25.3 बिलियन और 2030 तक का हदफ हमने $50 बिलियन रख रहे हैं। तो देखें जी, अगर आप, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ देगी जिसके अंदर इंडस्ट्री को काम करने के लिए मौके मिलेंगे, उसके लिक्विडिटी क्रंच नहीं आएगा, उसके रिफंड्स उसे टाइम पे मिलेंगे, वो रीजन के अंदर कंपेटिटिव होंगे, तो ना सिर्फ आप अपने हदफ हासिल कर लेंगे बल्कि आपकी ये एनर्जी बेसिकली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी इंशाल्लाह। लेकिन एहतशाम साहब, ये फरमाइएगा, जैसे 60s के बूम की बात की गई, अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि पाकिस्तान का जो ज़राअत सेक्टर है उसमें डिक्लाइन आया है 14.5%, यानी, और हमने देखा है कि कॉटन कपास का तो हमारे पास क्राइसिस आ गया। 2 क्राइसिस, एक तो कपास ने अपना पैदावारी हदफ पूरा नहीं किया, नंबर 2 जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 60s में पाकिस्तान की कपास दुनिया में बेहतरीन कपास में काउंट होती थी, फिर उसके बाद हाइब्रिड बीज आया, फिर वो अमेरिकन सुंडी आई, फिर अब हमारी जो कपास है उसके मुकाबले में ग्रीक कपास जो कि आप इम्पोर्ट करते हैं उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जब तक हम अपनी इन चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को नहीं सस्ता और अर्जा करेंगे और ये रेडली अवेलेबल नहीं होंगे जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे ग्रोअर को भी हो, कपास को भी, किसान को भी हो, सब्सिडीज़ के ज़रिए से जो फिर पड़ता है लोड, वो तो ज़र मुबादला के ऊपर पड़ता है, आवाम के ऊपर पड़ता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने कभी बात की है और इसका भी कोई हल निकालने का गौर किया गया है? देखिए जी, जिस तरह आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जी हमारी पॉपुलेशन का 60% अभी भी देहात से मुंसलिक है, तो हमें बड़ी स्मार्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ नहीं, स्मार्ट, देयर इज़ अ नीड ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ कि वेयर व्हाट वी हैव टू सो एंड व्हाट वी हैव टू कल्टीवेट ना। तो उसके अंदर गवर्नमेंट को हमने हमेशा ही इसकी तजावीज़ दी है, बल्कि मैं खुद ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने तो इसको बड़ा सेकंड किया है कि जी हमारे R&D बिल्कुल नहीं हो रही, हमारे नाकिस बीज आ रहे हैं हमारे। अभी वो जिस तरह आपने अमेरिकन सुंडी का जिक्र किया, वो तो पुरानी होगी, अब तो गुलाबी सुंडी है, वो मरती नहीं है, वो ऐसे आप जहर में छोड़ दें वो मरती नहीं है। तो हमें इस पे काम करना होगा, हमें ऐसे सीड्स लाने होंगे जो ना सिर्फ
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्टिंग प्राइस देनी होगी, किसान को फिक्स करना होगा मार्केट, ताकि उसकी जो रियल वैल्यू में आ जाए, उसको कुछ जाएगा तो वो काश्त करेगा, वो अट्रैक्ट होगा तो वो कॉटन की तरफ जाएगा। तो उसके लिए सपोर्टिंग प्राइस और फिर ऐसी सीड लेके आने पड़ेंगे जो ज्यादा पैदावार दें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को काश्त करें। बिल्कुल ठीक है एहतेशाम साहब, मज़दूर खासे परेशान रहे हैं ये कोरोना की वजह से भी। फिर जब ये बात सामने आई थी कि अब तो मज़दूरों की कमी हो गई है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बूम आएगा, मज़दूरों के लिए एक अच्छी खबर मज़दूरों को देते जाएं कि उनको क्या फ़ायदा होगा और अब क्या उम्मीद रखें मज़दूर। देखिए जी, मैं पहले भी बड़े वाज़े अल्फाज में कर चुका हूँ जी। देखें, नो डाउट जैसे ही आपकी पॉलिसी बेहतर हुई, आप इस स्टेज पे आए कि आपके पास ट्रेंड टेक्निकल लेबर कम पड़ गई, बिकॉज हमारी जो एक्सपोर्ट्स के अदारे थे वहाँ पर शिफ्ट 3 हो गई। और इसके साथ ही जैसे वो कम पड़े तो मार्केट के अंदर उनकी इंडक्शन हुई, लोग बेहतर हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी भी होगी। और मैंने देखा भी है और यहाँ फैसलाबाद में ये हो भी रहा है कि लोगों ने अपने तौर के ऊपर लोगों की ना सिर्फ सैलरीज बेहतर की हैं, बल्कि उनको मरात भी देना शुरू कर दी हैं। ये यहाँ पर किसी न किसी जगह पे ऊपर हो रही है। लेकिन जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मैं आगे भी कहा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का नीचे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ को काम करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी अदारे के अंदर, जब तक अक्रॉस द बोर्ड आप हर इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन नहीं देंगे, सिर्फ एक चंक ऑफ इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन देंगे, तब तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी तरीके से नहीं नीचे पहुंचेगा। तो देयर इज ए नीड कि अगर आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस इन द शेप ऑफ देनी है मशीनरी, तो वो हर इंडस्ट्री को दिया जाए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स है, ताकि आपकी लेबर जो फिर वो किसी भी इदारे में काम कर रही है उसको भी उसके बेनिफिट्स या ट्रिकल डाउन इफेक्ट पहुंच सके। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाम जावेद साहब। बहुत सही कहा उन्होंने हमजा, ये एक साइकिल है ना कि ज़राअत है, ज़राअत से फिर इंडस्ट्री चलेगी, उस इंडस्ट्री से सर्विस इंडस्ट्री चलेगी, फिर उससे जो है वो ज़राअत बेहतर होगा। जब तक हम इस पूरे साइकिल पे काम नहीं करेंगे और सब्सिडीज़ दे के कोशिश करेंगे कि सनतकार को हम फैसिलिटेट कर दें, तब तक ये सारा मामला जो है एक बेहतर जगह पर भी हम वीक होंगे तो वो नुकसान ही होगा। तो सब जो पूरा साइकिल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अब ये जो पॉलिसी आ रही है ये एक खुश आइंद है, और जब इंडस्ट्री वाले खुश हैं कि पॉलिसी अच्छी है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता है कैनेडियन जो वो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय किसानों के उसकी हिमायत कर दी और इंडिया ने कहा जी हमारे अंदर हमारे मामला में मुदाखलत करें। हालांकि बेसिक बात यही है कि किसान एंड ग्रोअर जो है, जब तक वो नहीं खुशहाल और स्टेबल होगा, कोई भी मुल्क खुद कफालत नहीं हासिल कर सकता, जिसे फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की। बलूचिस्तान हमारा वो खूबसूरत सूबा है जिसे हम कहते हैं ना कि चांद बलूचिस्तान है, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलूचिस्तान है। सो हमारी जान बलूचिस्तान, जिस पे हर दौर में बदकिस्मती से वसाइल से महरूम रखा गया, किसी तमाम पार्टीज़ को वहाँ पे हुकूमत का मौका मिला, अपनी अपनी हुकूमत बनाने का मौका मिला, लेकिन भले वो हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान हो, भले वो कोई हिस्सा हो, वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा काम किया गया। नौजवान इतने बाहिम्मत हैं कि वो हर तरह के हालात का सामना करते हैं और उससे हार नहीं मानते, और वो दूसरों की खिदमत इबादत समझ कर रहे हैं और अपने वसाइल से कर रहे हैं, ख़ुद कर रहे हैं। बलूचिस्तान के गाँव नाल से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ही एक नौजवान की हम बात कर रहे हैं, सिकंदर बजिंजो, और उनके साथी हैं बानड़ी मेंगल, डॉक्टर यासिर बलोच उनके साथ हैं, और खालिद इस्माइल हैं। ये ऐसे बाहिम्मत नौजवान हैं जिन्होंने ऐसा किया है कुछ काम कि जो हम सबको करना चाहिए और हम सबके लिए एक मशले राह है। उनकी तंजीम बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना सूबे के दूर दराज इलाकों में लोगों को कोरोना के हवाले से आगाह कर रही है, जो कि बहुत ही खैर का काम है। और अगर आप बलूचिस्तान से वाकिफ़ हों तो ना वहाँ पर रास्ते उस तरह से हैं, ना आबादी इतनी नज़दीक है। जब हम कहते हैं ना दूर दराज इलाके, तो वो वाकई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना इंटरनेट है, ना वहाँ पर किसी तरह से टेलीविज़न या सड़कें नहीं हैं, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें उस तरह
मुनासिब नहीं है, पानी नहीं है पीने का साफ। सो वहाँ पर पहुँचते हैं वो, और वबा की पहली लहर के दौरान लोगों को उनके घरों में राशन, साबुन, सैनिटाइजर्स पहुँचाए इन्होंने। इसके अलावा मुकामी डॉक्टर्स जो हैं उनको कोरोना से बचाव के लिए किट्स फ्राहम की गई, जिसका नतीजा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, उन्होंने तारीफ़ की है सिकंदर बिसंजो और उनकी टीम की खिदमात का उन्होंने इतराफ़ किया है अपनी वेबसाइट गेट्स नोट्स पे एक ब्लॉग 7 अनसंग हीरोज़ ऑफ द पेंडेमिक में सिकंदर का नाम और तस्वीर शायर की है। हमें भी मतलब अप्रिशिएट अपने इन हीरोज़ को खुले दिल के साथ करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, उन्हें कोरोना के ख़िलाफ़ इक़दाम करने वाले दुनिया के 7 हीरोज़ में से एक के तौर पर नामज़द भी किया है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। उन्होंने काम ही ऐसा किया था और हम फ़रा उसी वक्त एक्नॉलेज करते हैं किसी बंदे को जब बाहर से उसकी तारीफ करता है। ये बहुत एक जो है ना हमारी एक बुरी रिवायत है जिसको कहा जाए। तो सिकंदर बिसंजो जो हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिकंदर, अस्सलामु अलैकुम। ये ख्याल कैसे आया था कि ये मुझे काम करना चाहिए, फिर आपने किया कैसे? थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया अपने शो पे। देखिए, आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया। आपने इंट्रोडक्शन भी दिया कि मैंने ये स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, जिसमें बानड़ी मेंगल है, यासिर बलोच हैं, खालिद इस्माइल हैं। हम सब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मुख्तलिफ इलाकों से है। मैं नाल से हूँ, बानड़ी वर्ड से है, खालिद क्वेटा से है, यासिर जलमगसी से है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम थोड़े से प्रिविलेज हैं एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन बलूचिस्तान। हमने तालीम हासिल की है, हमारा एक कनेक्शन है, पर्सनल प्रोफेशनल नेटवर्क है। हम इसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि अपने लोगों को हेल्प करें, क्योंकि आपने सही शुरू में कहा कि बलूचिस्तान एक वीरान इलाका है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ऐसा ब्लैक होल, लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे जाना कैसे है, वहाँ पे लोग कौन से हैं, कहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो हम हैं, लोकल्स हैं, जो हमारी लोकल नॉलेज है, हमने इसको यूटिलाइज करने के लिए इसको अपना एसेट समझा कि यार हमारे पास लोकल नॉलेज है, वी नो द लोकल लैंग्वेजेस, वी नो द पीपल, इसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। तो ये हमारा मेन आइडिया था स्टार्ट करने का। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने खुद बताया है, ये बहुत मुश्किलात हैं, यानी जहाँ पे रास्ते भी ना हो, जहाँ लोगों को सिरे से मालूमात ही ना हो, उनको ना सिर्फ मालूमात देना, आगाह करना, बल्कि उनको वो तमाम ज़रूरी अशिया फराहम करना। वो बहुत सफ़र भी होगा, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। कैसे मदद मिली, खुद ही से किया, कैसे ये सारा मरहला जो है आपने आसान हुआ आपके लिए? मैम, ये सारा हमने अपने उससे किया था और वॉलंटियर सपोर्ट से किया था। हमें कोई तंजीमी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस तरह की हेल्प हासिल नहीं थी। बलूचिस्तान के इलाके बहुत दूर दूर हैं। मतलब अगर मैं इलाकों की बात ना करूँ, एक सिर्फ देहात की बात करूँ, मैं अपने देहात की, नाल से अगर मैं दूसरे तहसील जाता हूँ तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो भी कच्ची सड़क पे। और अगर मैं अंदरून सेटलमेंट्स की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे तो रोड भी नहीं है, और ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पहले देखी भी नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी यहाँ से कैसे गुजर रही है, यहाँ पे तो रोड नहीं है। तो इस तरह के एरियाज में भी हम गए हैं, और वहाँ पे कोविड का कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा नहीं था। पहले तो हमें उन्हें समझाना पड़ा था, राशन से पहले हम उनसे अवेयरनेस, क्योंकि हमें लगा कि राशन तो सेकेंडरी चीज़ है, राशन तो हम उनको देंगे, पर सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें क्यों दे रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, उनके हाथ में क्या क्या हो सकता है। तो हमने हर फैमिली को 3 साबुन दिए थे, और साबुन से पहले उनको बताया कि हम साबुन क्यों दे रहे हैं, कैसे अपने हाथ साफ करने, कैसे लोगों से दूर रहना है, स्पेशली जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे कैसे दूर रहना है। क्योंकि जितना बलूचिस्तान वीरान है, इट डजंट मीन कि हम कट ऑफ है, कट ऑफ बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने गांव से 3 से 4 बसेस रोज कराची जाती हैं, 3 से 4 बसेस रोज क्वेटा जाती हैं। तो कनेक्टिविटी इस तरह है गांव में, और ये लोग जाहिर सी बात है छोटे छोटे सेटलमेंट से भी आते हैं सेंटर में, और फिर दोबारा अपने घर भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सिकंदर, ये बताइएगा कि हम रोज़ाना बता रहे हैं, लोग रोज़ाना टीवी देख रहे हैं, हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं जहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, वो लोग भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं शायद। तो उन लोगों को जिनको आप पहली दफ़ा बता रहे थे, उनको आप कैसे कन्विंस कर पाए? उनके अमल से आपको लगा कि शायद ये बात समझ गए हमारी? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और मेरे हिसाब से उनको समझाना ज़्यादा इजी रहा है एज कम्पेयर टू जो लोग एजुकेटेड हैं और जो अपना सर ज़बरदस्ती रेत के अंदर डाल चुके हैं कि यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम क्यों जिंदा हैं, बाकी लोग क्यों जिंदा हैं, ये साजिश है। तो उनको समझाना, एटलीस्ट उनका ब्रेन इट्स रिवाइव, फ्रेश है। जब आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, इट्स अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जब वो सुनते हैं यार वाकई में शहरों में, अमेरिका में, UK में लोग मर रहे हैं, वाकई में इस तरह हो रहा है, तो दे ग्रास्प इट वेरी वेल, दे गेट स्केयर्ड। जब आप उनको बताते हैं अपना हाथ साफ करें, स्पेशली आपके बच्चों के लिए खतरा है, आपके बूढ़ों के लिए खतरा है, दे टेक इट वेरी सीरियसली।
अब जो से आप एजुकेटेड लोगों से बात करें जो डिनाई करते हैं वो तो कोई आपकी बात नहीं समझ सकते, वो तो लॉजिक ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। सिकंदर, आप एक बहुत रोशन चेहरा हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का भी। आपने बलूचिस्तान के नौजवानों की एक बड़ी मस्बत अंदाज में नुमाइंदगी की है आलमी सतह पर कि वो अपनी सरजमीन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने वतन, अपने रहने वालों, अपने इलाके के रहने वाले लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट करने का जज्बा भी रखते हैं। सराहा जाना कितना इंपॉर्टेंट है कि बिल गेट्स ने आपको एक्नॉलेज किया है। वुड यू लाइक कि आपको एक्नॉलेज जो है मकामी सूबाई हुकूमत भी करती या और पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे भी किया जाता और आपको कहा जाता वेल डन, गुड वर्क बॉय, आपने बहुत अच्छा काम किया है? ऑनेस्टली मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे वेल डन कहें, मुझे गुड वर्क कहें, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई एफर्ट, दिस इज़ अ टीम एफर्ट, अ कलेक्टिव एफर्ट जिसमें 100 से ज़्यादा हमारे पास वॉलंटियर्स थे, कम्युनिटी चैम्पियंस हम जिनको कहते हैं। दे हैव बीन विद अस थ्रू आउट। मेरी जो टीम है, खालिद की मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो बेचारा कोविड के पीक पे खुद आइसोलेशन सेंटर जा रहा था जहाँ पे डॉक्टर्स को वो किट देगा। तो इस तरह के बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, देयर सो मेनी अनसंग हीरोज। मानेडी बीइंग अ फीमेल एंड लीडिंग सच कैंपेन इन बलूचिस्तान जो कंजर्वेटिव एरिया है, तो आई थिंक सबको सराहना चाहिए। और इस तरह से हमारी यूथ और एक साथ इकट्ठी खड़ी होगी। जैसे आपने एग्जांपल दी कि बलूचिस्तान में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा है, ये महरूमियाँ कैसे कम होंगी जब हम बलूचिस्तान की यूथ को और पाकिस्तान की बाकी यूथ के बराबर लेकर आएंगे और इन्वॉल्व करेंगे इन डिसीजंस, इन डायलॉग्स, तभी ये ज़्यादा हो सकता है। सराहने से आई थिंक एक बात एक दिन आप सराहेंगे, कल दोबारा भूल जाएंगे। तो सराहना इज़ नॉट द फाइनल गोल, हमें उस लेवल तक, उस पार तक आना है कि बाकी प्रोविंसेस के लोगों के साथ हम कम्पीट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। सिकंदर के अंदर ना एक हीरो के साथ साथ मुझे लीडर भी नजर आ रहा है, जिस तरह से सिकंदर बात कर रहे हैं ना। सिकंदर, थैंक यू वेरी मच, आप सबसे मेरे पाकिस्तान में आए। लीडर्स ही इस तरह के इनिशिएटिव सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन हमें मस्बत चीज़ों को मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को कम करने के लिए। पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ जो मनफी रवैये या मनफी बातें फैलाई जाती हैं, उनको काउंटर करने का हल अल्लाह ताला ने हमें सिकंदर जैसे नौजवानों की सूरत में दिए हुए, द पॉजिटिव फेस ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। और हम पता नहीं क्यों पॉजिटिव चीज़ को ना खबर नहीं समझते हैं या कोई बात ही नहीं समझते। अच्छा तो ठीक है, ऐ भी हो रहा है, अच्छा ये तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोग हैं, इन कोई कम से कम दाद ही दे दें। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते ना, कहेंगे हाँ भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं जी। मार्शल आर्ट की दुनिया में पाकिस्तान के नाम एक बहुत बड़ा एजाज़ फिर से लेके आए हैं। फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई 38 मेरा ख्याल है अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार जो बात मुझे लगती है ना, महसूद एक ऐसा कबीला है जो कि बड़ा जंगजू, हमेशा से बड़े जैसे कि ना वॉरियर्स, और उनके नाम के साथ जब पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड का नाम जुड़ता है तो अगेन ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे उस इलाके की जहाँ जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। मारूफ मार्शल आर्ट माहिर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद ने 38वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 38वां, यस। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि 38वां, और हम इतना बड़ा नाम होते हुए भी उसको नेशनल हीरो नहीं बना सके हैं। मुझे तो दुख इस बात का होता है। ये सही दुख है, ये दुखती रग है। इनफैक्ट ये दुख नहीं है, ये दुखती रग है कि अवार्ड्स उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिन लोगों को देने मकसूद होते हैं। आई मीन ये वो हीरोज़ हैं कि जिनको अगर हम नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो हमारे यहाँ पर फिर हम खुद नज़र आएंगे कि डेफिशिएंट है हम उन लोगों में जो कि हमारे सही मस्बत लोग हैं या हमें सही हमारी अक्कासी करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद ने स्टार जंप्स का सबसे मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 60 पाउंड वज़न के साथ 1 मिनट में 27 स्टार जंप्स किए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है और इरफान महसूद की जानिब से तोड़ा जाने वाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले 22 स्टार जंप्स का था। और आप देख लें कि इन्होंने बेशतर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इरफान हमारे साथ मौजूद है, हम इरफान से बात करें इसके ऊपर। इरफान, अस्सलामु अलैकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लगता है जब आप पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ लेके आते हैं? अब तो आपको आदत हो गई होगी, अब तो आपको लगता है कि यार अच्छा ये तो अब रूटीन का काम है। हाँ, मुश्किल ही नहीं है। वालेकुम सलाम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन उन्होंने ये गिनीज रिकॉर्ड जितने भी हम बनाते हैं, एक 38 रिकॉर्ड एक फिगर है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत वो होती है। एक रिकॉर्ड जब अप्रूव होता है इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की हुई होती है, और ये कोई जो खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हमें महसूस होती है जब एक रिकॉर्ड अप्रूव होता है।
और कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए मैं ला सकूँ। बिल्कुल सही, एक के बाद एक रिकॉर्ड माशाल्लाह से 38 जिसे कहना चाहिए ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये एक बड़ा नंबर है माशाल्लाह। तो ये इसमें हमें बताइएगा कि इसको हासिल करने में पहले तो आपको पता कैसे चला, क्योंकि सोचते हैं लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा रिकॉर्ड कैसे बनाना है, कितना बनाना है, पिछला कितना था, और जैसे अब आपने बनाई कितना मुश्किल था कि 60 पाउंड वज़न के साथ 1 मिनट में 27 स्टार जंप्स जो है वो करनी पड़ी। तो ये भी हमें बताइए कितना कैसे अचीव किया। एक रिकॉर्ड के लिए कम से कम 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 साल तक भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये मैं बताता चलूँ कि इससे पहले 33 जो गिनीज रिकॉर्ड है वो दुनिया के सब फिटनेस के जो शुमार होते थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो मैंने तोड़े हुए। इसमें 12 सिर्फ इंडिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़े हुए। 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पुशअप के जो ज़्यादा रिकॉर्ड है वो मेरे पास हैं। इसमें 2 उंगलियों पे मैंने 100 पाउंड वजन के साथ पुशअप किए थे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफ पुशअप का रिकॉर्ड है। तो जितने भी रिकॉर्ड मैंने बनाए ये टोटली फिटनेस के फील्ड में है और टोटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल ठीक। ये अकेले इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं या कोई फाउंडेशन भी आपके साथ है, कोई मार्शल लॉ जैसे कहना चाहिए कि कोई तंजीम आपको साथ सपोर्ट करती है, या हुकूमत किसी लेवल पे किसी ने सपोर्ट किया हो या किसी ने कहा हो वेल डन इरफान महसूद, क्या बात है आपकी, आइए हम आपको कम से कम एक, आपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, हम आपको एक अवार्ड ही दे देते हैं या एक हौसला अफजाई कर देते हैं आपकी किसी तकरीब में। ये मेरी बदकिस्मती समझे या जो भी अभी तक 38 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये टोटली अपनी मदद आपके तहत मैंने बनाई। इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे या NGOs वगैरह किसी का कोई रोल नहीं है, टोटली अपनी मदद आपके तहत मैंने बनाई है। और बदकिस्मती से बढ़ गई कि यहाँ पे अभी तक 38 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मुझे ना स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने ना जो सिविल इंतजामिया इन्होंने एक अवार्ड तक, एक सर्टिफिकेट नहीं दिया, कंग्रेचुलेशन वर्ड तक नहीं कहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले कितनी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करती है। बिल्कुल, ये बदकिस्मती आपकी नहीं, बदकिस्मती हमारी है, पूरी कौम की बदकिस्मती है कि जो असल हीरोज़ हैं वो सामने इस तरह नहीं आ पाते। तो ये हमें बता दीजिए इरफान, कोई नए जो लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह मेहनत करें और किस तरह से वो उनके साथ लिंक कर सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के साथ, इंतज़ामिया के साथ? एक बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मेरे 2 स्टूडेंट थे, दानियाल और रिजवान, जो 9 और 10 साल की उम्र के हैं, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। पाकिस्तान के जो भी अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं हर लेवल पे इंशाल्लाह सपोर्ट करूँगा। इसका एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है और इंशाल्लाह जिस तरीके से मुझसे हो सकेगा उनको मैं गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान महसूद, आप यकीनी तौर पर हमारे हीरोज़ हैं। वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक आगे आइंदा आने वाले जितने भी आपके वेंचर्स और आपके प्लान। क्या खूबसूरत बात है, मदद किसी ने नहीं किया लेकिन मैं अवेलेबल हूँ, जो भी कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, मैं उसकी मदद करने के लिए। ये बड़े दिल जो बड़े काम कर रहे होते हैं उनको अल्लाह ताला ने ज़र्फ भी दिया होता है, हौसला भी दिया होता है, दिल भी दिया होता है, इसीलिए अल्लाह ताला उनसे कोई काम ले रहा था। बट हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करेंगे KP गवर्नमेंट से भी और रियासत से भी कि प्लीज़ एक्नॉलेज करें इन हीरोज़ को, इन लोगों को जिनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं बड़ी कमाल हैं, और इनको एक्नॉलेज करना दरअसल पाकिस्तान के रोशन और ख़ूबसूरत चेहरे को पूरी दुनिया में एम्ब्रेस करना और एक्नॉलेज करना है। कितनी एकेडमीज़ बनाई जा सकती हैं, उनको सरबराह बनाया जा सकता है कि मज़ीद जो आगे आने वाले हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। वज़ीरिस्तान, महसूद कबीला जो है वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ है, तो हमें कितना एक पॉजिटिव, अल्लाह ताला खुद ही हल दे रहा होता है बहुत सारी चीज़ों के, डिपेंड हम पे करता है कि हमने मनफी चीज़ों को की तरफ ख़बरों में रखना है या मस्बत चीज़ों को भी साथ शामिल रखना है और उनको भी हाईलाइट करना है। तो जी हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी की, अब बाकियों की जो जिम्मेदारी है उनको पूरी करनी चाहिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।